नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी टेट की कक्षाओं को क्लासेस को देख रहे हैं। साथियों इसके पहले कल हम लोगों ने क्या देखा, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा सिद्धांत, इसका देखा चौमस्की का भाषा सिद्धांत देखा, इसके बाद कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत देखा। तो साथियों हम लोग वही चीज देख रहे हैं जिससे डायरेक्ट आपके परीक्षा में प्रश्न हमेशा यूपी टेट में बनते आ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे साथियों नई नई टॉपिक, जो चीजें जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके बाद दूसरी एक चीज और हम लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सृजनात्मकता क्या होती है। आज हम उसके बारे में जानेंगे क्या क्या चीजें होती है। तो दोनों टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे एकदम, क्योंकि दोनों टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिससे आपके क्या होते हैं परीक्षा में हमेशा वो प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक एक करके सारे सिद्धांत को देखते हुए आ रहे हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या चीज। तो सर्वप्रथम देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का, जिसमें उन्होंने जो अवस्थाएं बताई हैं उससे क्या होते हैं हमेशा परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, तो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग। तो देखेंगे कि इसके प्रवर्तक कौन है, क्या क्या चीजें इन्होंने अपने सिद्धांत में बताई है, हम उसको एक एक करके इसको देखते हुए चलेंगे। तो सर्वप्रथम जानेंगे सिगमंड फ्रायड रहने वाले कहाँ की थी, किस प्रकार से इन्होंने खोज की, क्या क्या चीजें अपने इन्होंने सिद्धांत में बताए हैं। तो चलिए सर्वप्रथम देखते हैं। इसके जनक ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। ऑस्ट्रिया के वियना के रहने वाले थे ये। तो इसके जनक कौन माने जाते हैं, सिगमंड फ्रायड को माने जाती है। ये आपके कौन है, सिगमंड फ्रायड जी, आपके ये है सिगमंड फ्रायड। तो ये क्या होते हैं, ऑस्ट्रिया के वियना के रहने वाले थे, ठीक है, सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। तथा इस संप्रदाय की शुरुआत, इस संप्रदाय की अगर शुरुआत की बात करें तो 1900 के आसपास मानी जाती है। अगर मनोविश्लेषणात्मक जो हमारा सिद्धांत है, मनोविश्लेषणवाद अर्थात मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं, इसकी शुरुआत अगर हम कब मानते हैं तो इसकी शुरुआत 1900 के आसपास क्या होती है, मानी जाती है। आगे देखते हैं क्या दिया है। दूसरा पॉइंट दिया, मनोविश्लेषणवाद अपराधों बुराइयों आदि के कारण, आदि का कारण व्यक्ति के अचेतन मन को मानता है, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक जो हमारा सिद्धांत है, मनोलैंगिक जो सिद्धांत है हमारा, वो अपराधों बुराइयों आदि का कारण व्यक्ति के अचेतन मन को क्या करता है, वह मानता है। इसलिए मनोविश्लेषणवाद में अचेतन पर क्या होता है, अत्यधिक इन्होंने क्या किया है, अचेतन मन पर इन्होंने अत्यधिक जोर दिया है। आगे देखते हैं तीसरी पॉइंट हम लोग तीसरा क्या है। फ्रायड के अनुसार क्या इन्होंने कहा है, मानव मस्तिष्क पानी में तैरते एक विशाल हिमखंड के समान है, जिसका बाहर तैरता 10% भाग चेतन तथा पानी में डूबा हुआ 90% भाग क्या होता है, अचेतन होता है। तो ये चीजें क्या होती है परीक्षा में पूछी भी जाती है आपके, तो इसको एक बार देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा है, मानव मस्तिष्क पानी में तैरते हुए एक विशाल काय हिमखंड के समान है, जिसका बाहर तैरता हुआ 10% जो भाग होता है वह चेतन तथा पानी में डूबा हुआ जो 90% भाग होता है वह क्या होता है, अचेतन कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और इन्होंने क्या बातें कही हैं। आगे देखेंगे फ्रायड के प्रमुख सिद्धांत। फ्रायड के प्रमुख सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आगे पहला इन्होंने क्या बताया है, व्यक्तित्व का संगठन। फ्रायड ने चेतन के 3 स्तर बताए। फ्रायड ने चेतन के कितने स्तर बताए हैं, तो 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से स्तर बताए उसको देखते हैं, फिगर में देख लेंगे। पहला इन्होंने क्या बताया, चेतन स्तर बताया, दूसरा बताया इन्होंने अर्धचेतन, और तीसरा क्या बताया इन्होंने, अचेतन स्तर बताए। तो अपने सिद्धांत में अगर बात करते हैं तो चेतन के व्यक्तित्व के सिद्धांत में, व्यक्तित्व का जो संगठन इन्होंने बताया है अपने मनोलैंगिक सिद्धांत में, इन्होंने क्या बताया, फ्रायड ने चेतन के कितने स्तर बताए, 3 स्तर, चेतन, अर्धचेतन और क्या, अचेतन, 3 स्तर बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक करके चेतन, अर्धचेतन और अचेतन को क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, कैसे कैसे इसमें प्रश्न बनते हैं। तो पहले देखेंगे चेतन क्या होता है, वर्तमान जानकारी का संग्रह। जो वर्तमान में जो जानकारी का संग्रह होता है, संगठन होता है, वही क्या हमारा चेतन कहलाता है। आगे देखेंगे दूसरा हमारा दिया अर्धचेतन क्या कहलाता है। अर्धचेतन को देखेंगे, ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए स्मृति से दूर हो गई हो, स्मृति से क्या हो गई हो, दूर हो गई हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वापस लाई जा सकती है। ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए क्या हुई हो, स्मृति से क्या हुई हो, दूर हो गई हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्या हो, उसके वापस लाई जा सके, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, अर्धचेतन के नाम से
जानते हैं। तीसरा देखेंगे अचेतन क्या होता है, इसको देखते हैं। इसमें वे अनुभव होते हैं जो असामाजिक, अनैतिक, घृणित, हिंसक होते हैं, जिनके कारण सोचने पर भी पता नहीं चलता है। जिनके कारण क्या होता है, सोचने पर भी पता नहीं चलता। ये हमारा क्या कहलाता है, अचेतन कहलाता है। अचेतन के अंतर्गत वे सभी अनुभव, व्यवहार शामिल होते हैं, जैसे क्या होते हैं, असामाजिक, अनैतिक, घृणित, हिंसक होते हैं, जिनके कारण सोचने पर भी इन सब चीजों का पता नहीं चल पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम लोगों ने देख लिया उसको। अब हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व का संगठन देखा। अब व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व के संगठन में जो सिद्धांत दिया था उसमें हम लोगों ने क्या देखा, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन देखा। अब हम लोग देखेंगे क्या व्यक्तित्व की संरचना में, इससे भी क्या होता है, आपके परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं, हम उसको देखेंगे। तो पहला दिया इसमें ईदम क्या होता है, इसको जानेंगे। इसमें अनैतिकता, अधर्म, मारकाट, अनुचित काम वासना तथा अस्तृप्त इच्छाएं पाई जाती हैं। यह सुखवादी होता है। बात करती है किसकी, ईदम की। तो इसके आप लोग पढ़े होंगे, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये सब पढ़ते हुए आए होंगे परीक्षा में। इससे काफी बार इससे प्रश्न भी बनते होंगे, तो आप लोग देखते हुए आएंगे। तो पहले ईदम को समझते होता क्या है। इसमें अनैतिकता, अधर्म, मारकाट, अनुचित काम वासना तथा अतृप्त इच्छाएं जो होती है वह पाई जाती है, और यह क्या होता है, यह सुखवादी होता है। दूसरा देखेंगे अहम, जिसे ईगो के नाम से जानते हैं। यह वास्तविकता में जीता है, जो तार्किक और क्या होता है, समायोजित होता है। इसमें ईगो में क्या होता है, हम में यह क्या होता है, वास्तविक जगत में क्या होता है, वास्तविक जगत में स्थापित होता है। इसमें क्या होता है, जो चीजें हम तर्क करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, वही क्या होता है, इसमें हमारे साथ क्या होता है, समायोजित होता है। यह हमारा क्या कहलाता है, अहम कहलाता है। तीसरा देखेंगे परा अहम, जिसे सुपर ईगो के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, यह नियंत्रक शक्ति है जो आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। यह कैसी शक्ति है, तो नियंत्रक शक्ति है जो आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। इसमें माता पिता, नैतिकता, पुलिस, न्यायालय आदि का नियंत्रण आता है। किसमें, सुपर ईगो में। सुपर ईगो में क्या आता है, पराहम में। तो यह नियंत्रक शक्ति है जो आदर्शवादी सिद्धांतों पर क्या करती है, कार्यरत रहती है। इसमें माता पिता, नैतिकता, पुलिस, न्यायालय इत्यादि को क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो ये क्या है, हमारे व्यक्तित्व के संरचना में ईदम, अहम, परा अहम क्या होते हैं, हम लोगों ने एक एक करके उसको क्लियर कर लिया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ये देखिए ईदम हमारा, ये अहम है और ये परा अहम है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। अब हम लोग देखेंगे अपने सिद्धांत को इन्होंने किस प्रकार से, कितने भागों में बांटा है, किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या बातें कही है, हम लोग उसको देखते हैं। तो देखेंगे पहले स्वप्न विश्लेषण विधि क्या होती है। स्वप्न विश्लेषण विधि अगर बात करते किसने दी है, तो ये सिगमंड फ्रायड ने दी है। इसमें फ्रायड मानते हैं कि अचेतन खुद को स्वप्नों, जुबान फिसलने तथा नींद में बड़बड़ाना आदि के द्वारा क्या होता है, प्रकट करता है। यह स्वप्न विश्लेषण विधि यही कहती है कि सिगमंड फ्रायड क्या मानते हैं कि अचेतन खुद को जुबान फिसलने तथा नींद में बड़बड़ाना आदि में क्या होता है, प्रकट करता है। आगे देखते हैं फ्रायड के व्यक्तित्व की अवस्थाएं। यहाँ पर फ्रायड ने 5 अवस्थाएं मानी है। उन्होंने व्यक्तित्व की जो अवस्थाएं दी हैं उनमें उन्होंने 5 अवस्थाओं में इसको क्या किया है, बांटा है। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहला क्या होता है, मुखावस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, इसका सुसुप्ता अवस्था, और क्या होती है, जनन इंद्रिय अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहली अवस्था को चर्चा करेंगे। पहली अवस्था होती क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती है उसको देखेंगे। तो पहला क्या है, मुखी अवस्था क्या होती है। ठीक है, इसमें इसको देखेंगे, मुखावस्था है, मुखी अवस्था है। यह कितने से कितने वर्ष चलती है, 0 से 1 वर्ष तक क्या होती है, अवस्था चलती है। जहां काम वासना मुख पर केंद्रित होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो काम वासना होती है वो क्या होती है, मुख पर केंद्रित होती है। जैसे चलना फिरना, काटना, इधर उधर करना, ये सब चीजें क्या होती है, इस पर मुख्य अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग क्या दिया, गुदी अवस्था। दूसरा क्या दिया हमारा, गुदी अवस्था। यह क्या होती है, इसको देखते हैं। ये क्या, इसमें क्या होती है, यह अवस्था 1 से 3 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था 1 से 3 वर्ष चलती है, जहां बालक मल मूत्र इत्यादि त्याग कर क्या करता है, आनंद की प्राप्ति करता है। ठीक है, माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन करना चाहता है। ये किसमें होता है, गुदा अवस्था में होता है, दूसरी अवस्था में। तीसरा अवस्था हमारा लैंगिक अवस्था, जिसे लिंग प्रधान अवस्था के नाम से जानते हैं। लिंग प्रधान अवस्था, इसमें क्या होता है, यह अवस्था 3 से 6 वर्ष चलती है, जहां पर समलिंगी ईर्ष्या का जन्म होता है। यह अवस्था क्या होती है, 3 से 6 वर्ष तक चलती है, जहां पर क्या होता है, समलिंगी ईर्ष्या का जन्म होता है। जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स 2 नामक ग्रंथियां
पाई जाती है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती है अपने पितृपक्ष, और जो लड़के होते हैं मातृपक्ष इसमें ग्रंथि के द्वारा पाए जाते हैं। तो इसमें यह लिंग प्रधान अवस्था हमारी होती है। चौथा देखते हैं सुषुप्ता अवस्था। सुषुप्ता अवस्था में क्या होता है, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक चलती है, जहां पराअहम का सबसे अधिक विकास होने के कारण काम वासना शांत हो जाती है। अर्थात क्या होती है, काम वासना क्या होती है, शून्य हो जाती है, वह किसी कोने में क्या होती है, पड़ी रहती है। ठीक है, ये किसमें होता है, सुषुप्ता अवस्था में क्या होती है, जैसे चित्रकारी करना, संगीत, खेलकूद इत्यादि क्या होते हैं, इस अवस्था में कार्य किए जाते हैं। पांचवा देखेंगे जनन इंद्रिय अवस्था। जनन इंद्रिय अवस्था क्या होती है, यह अवस्था क्या करती है, 12 से 20 वर्ष तक चलती है। जनन इंद्रिय अवस्था जो हमारी होती है यह 12 से 20 वर्ष तक चलती है, जहां काम वासना यौवन अंगों में होने के कारण विषम लिंगी प्रेम का क्या होता है, यहाँ पर जन्म होता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होती है कि काम वासना जो यौवन अंगों में प्रारंभ होती है वह विषम लिंगी प्रेमों का क्या होता है, यहाँ पर जन्म होता है। ये किस अवस्था में होती है, पांचवी अवस्था जो जनन इंद्रिय अवस्था कहलाती है। बात करते हैं अगर फ्रायड के व्यक्तित्व की अवस्थाओं को उन्होंने 5 भागों में बांटा है। इससे आपके अवस्था से प्रश्न पूछते हैं, आपको सर्वप्रथम पूछे कितने भागों में बांटा है, कौन कौन से भाग होते हैं, तो मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, सुषुप्ता अवस्था, जनन इंद्रिय अवस्था, 5 अवस्थाओं में उन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांत को बांटा है। हम लोगों ने एक पूरे सिद्धांत को एक एक करके देख लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। आगे देखेंगे फ्रायड के प्रमुख शब्द। इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रमुख शब्द जो दिए उससे भी क्या होते हैं, कौन कौन से शब्द इन्होंने दिए अपने सिद्धांत में, उससे भी क्या होता है, आपके परीक्षा में क्या होते हैं, प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। बस हम केवल सिद्धांत को देखेंगे, कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत में जो नाम दिया। चलिए देखते हैं। पहला इन्होंने विस्थापन बताया, दूसरा प्रक्षेपण बताया, तीसरा मार्गांतीकरण, इसके बाद शोधन, युक्तिकरण, दमन, समन, प्रत्यागमन, ये सब क्या किया, ये सब बातें इन्होंने अपने सिद्धांत में बताई है। नार्सिज्म बताया इन्होंने, तदात्मीकरण, दीवा स्वप्न, पलायनवाद, बौद्धिकरण, समलिंगी ईर्ष्या, लिबिडो, इसके बाद क्या होती है, प्रतिक्रिया। लिबिडो क्या होती है, एक प्रकार की लैंगिक ऊर्जा होती है। तो इसमें क्या किया इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रमुख जो शब्द दिए हैं, ये शब्द पूछे जाते हैं किसने दिए, एक एक शब्द नार्सिज्म किसने दिया, मार्गांतीकरण, शोधन, युक्तिकरण किस सिद्धांत में आपसे पूछता है, किसके सिद्धांत से ये आता है। तो ये क्या किया फ्रायड ने, ये मुख्य रूप से ये बातें कही हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। आगे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अब पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया, क्या मनोलैंगिक विकास, मनोविश्लेषणात्मक का जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, सिगमंड फ्रायड का जो चीज, जितनी भी चीजें उसमें पूछी जाती है, हम लोगों ने पूरा का पूरा उसमें क्या किया है, उस चीज को कवर कर लिया है। जैसे उसमें जो चीजें दी गई थी, उनके सिद्धांत कितने भागों में बांटा है, क्या क्या चीजें होती है, मुख्य मुख्य क्या पॉइंट दिए थे, क्या अपने सिद्धांत में उन्होंने बातें कही है, हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। इसके बाद एक टॉपिक आज हम लोग और क्लियर करेंगे एकदम, सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनात्मकता को देखेंगे। इससे भी क्या होते हैं, हमेशा आपके प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सृजनात्मक विकास अर्थात सृजनात्मकता क्या होती है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सृजन का अर्थ होता है नई नई चीजों की खोज करना, नए नए कार्यों को करना, यही हमारा क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीजें दी गई है। कोई नई वस्तु बनाना या कोई नई विचार देना, नए कार्यों को करना, ये सब क्या हमारा सृजनात्मकता कहलाता है। चलिए सृजनात्मकता में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है, हम एक एक करके परिभाषाओं को देखेंगे किसने क्या कही। पहली परिभाषा है क्रो एवं क्रो की। पहली परिभाषा है क्रो एवं क्रो की। इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा है, चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा है सृजनात्मकता मौलिकता परिणामों को व्यक्त करने की एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा है, सृजनात्मकता क्या कही है, मौलिकता परिणामों को अभिव्यक्त करने की, व्यक्त करने की एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। किसने कहा है, तो क्रो एवं क्रो ने कहा है। दूसरी परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है, सृजनशीलता वह मानवीय योग्यता है जिसमें नवीन रचना या नवीन विचारों का क्या होता है, जन्म होता है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है सृजनशीलता वह मानवीय योग्यता है जिसमें नवीन रचना या नवीन विचारों का क्या होता है, जन्म होता है। ये परिभाषा बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इससे ये डायरेक्ट हुबहू परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं, परिभाषाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, तीसरा परिभाषा देखते रहो। इन्होंने क्या कहा है, रॉस परिभाषा है सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी प्रकार के कार्य में हो सकती है। सृजनात्मकता क्या है, एक मौलिक प्रक्रिया है जो किसी भी कार्य में क्या हो सकती है, किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या होती है, सृजनात्मकता हो सकती है। जैसे जिस प्रकार से बच्चे देखिए कुछ ना कुछ इसमें कार्यों को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नई नई चीजों को, नए नए कार्यों को ये कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने परिभाषाओं को देख लिया, क्या होती है सृजनात्मकता, इसको देख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे अगली परिभाषा है डिहान और होविंगहर्स्ट की।
डिहान और होविंगहर्स्ट। इन्होंने क्या कहा है, सृजनशीलता वह विशेषता है जो किसी नवीन वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर क्या करती है, प्रवृत्ति करती है। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के नवीन हो सकती है जिसने उसे क्या किया है, प्रस्तुत किया है। यह परिभाषा किसकी, डिहान और हेविंगहर्स्ट की यह परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं कोल और बूश की। कोल और बूश की परिभाषा को हम लोग देखते हैं, क्या इन्होंने अपने सिद्धांत में, अपने परिभाषा में इन्होंने क्या कहा है उसको देखते हैं। तो इनकी परिभाषा है, सृजनशीलता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की क्या होती है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यता होती है। यह परिभाषा किसकी है, कोल एवं ब्रूस की बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि सृजनशीलता मौलिकता उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की क्या होती है, एक योग्यता एवं एक क्रिया होती है। तो यह महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं दी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे सृजनात्मकता के तत्व क्या होते हैं। सृजनात्मकता के तत्व क्या होते हैं, पहला हमारा दिया है धारा प्रवाह, इसके बाद दिया लचीलापन, इसके बाद दिया मौलिकता, फिर विस्तरण या व्याख्या। तो सृजनात्मकता के तत्व में धारा प्रवाह, एक प्रकार से क्या होता है, उसका जो प्रवाह होता है, किसी भी विषय वस्तु का क्या होता है, एक प्रवाह जो निश्चित होता है उसको लेकर हम चलना है। फिर उसमें क्या हो, लचीलापन हो अर्थात पाठचर्या कैसी हो, कोई भी विषय वस्तु कैसा हो, लचीलापन। फिर उसमें मौलिकता अर्थात रचनात्मकता की बात करता है, नए नए चीजों, नए नए कार्यों को क्या उसमें संगठन किया हो। फिर उसका विस्तारण या व्याख्या जो हो अत्यंत क्या हो, सरल हो, ठीक है, सरल एवं स्वभाव भाव में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे सृजनात्मकता के चरण। सृजनात्मकता के चरण किसने किसने अत्यंत महत्वपूर्ण, मनोविज्ञानिकों ने अनेक प्रकार से चरण को बताए। हम लोग एक एक देखेंगे चरण किसने। पहला देखेंगे ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मकता के निम्नलिखित कितने चरण बताए हैं, तो 4 चरण बताए हैं। अगर बात करें ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मकता के कितने चरण बताए हैं, तो 4 चरण इन्होंने अपने सिद्धांत बताए। पहला बताया आयोजन या तैयारी, दूसरा बताया उद्भवन या सुसुप्तावस्था, तीसरा बताया उद्भासन या प्रकाशन, और चौथा बताया सत्यापन या मूल्यांकन। तो ग्राहम वाल्स से सृजनात्मकता के कितने चरण बताए, 4 चरण बताए। परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछता भी है कि ग्राहम वाल्स से सृजनात्मकता के कितने चरण बताए, 4, जिसे आयोजन या तैयारी, उद्भवन या सुसुप्ता हो तो उद्भावन, फिर उद्भासन या प्रकाशन, सत्यापन या मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे सृजनात्मकता के स्तर। सृजनात्मकता के स्तर को देखते हैं, सृजनात्मक स्तर कौन कौन से होते हैं। तो टेलर ने सृजनात्मकता के निम्नलिखित कितने स्तर बताए, 5 स्तर। किसने बताए हैं, तो टेलर ने सृजनात्मकता के कितने स्तर बताए हैं, तो 5 स्तर इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। पहला दिया है अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मकता, दूसरा दिया है उत्पादक सृजनात्मकता, तीसरा दिया है अन्वेषणात्मक सिद्धांत सृजनात्मकता, चौथा दिया है नवाचारी सृजनात्मकता, और 5वां दिया है क्या, उदयात्मक सृजनात्मकता। ये टेलर ने सृजनात्मक के स्तर के, अगर सृजनात्मकता के स्तर की बात करता है, इन्होंने 5 प्रकार के स्तर को इन्होंने बांटा है, एक एक करके हम लोगों ने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सृजनात्मकता के सिद्धांत। सृजनात्मकता के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, पूरे सिद्धांत को देखते हैं। चलिए पहला सिद्धांत दिया है ईश्वरी देन का सिद्धांत, दूसरा दिया है जन्मजात योग्यता का सिद्धांत, तीसरा दिया है क्या, वातावरणीय सिद्धांत, जो हमारे वातावरण, जन्मजात योग्यता, ईश्वरी देन, ये सब क्या होते हैं, सृजनात्मकता के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा है मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, इसके बाद दिया स्व प्रेरणा का सिद्धांत, इसके बाद 6वां हमारा प्रतिष्ठा का सिद्धांत, इसके बाद इच्छा शक्ति का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं, सृजनात्मकता के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। एक एक करके आप सारे सिद्धांत को देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मानकीकृत विदेशी परीक्षण को देखते हैं। मानकीकृत विदेशी परीक्षण में कौन कौन से परीक्षण आते हैं हम उसको देखते हैं। पहला हमारा दिया मिनीसोटा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, दूसरा दिया है गिलफोर्ड का बहुविध चिंतन परीक्षण, तीसरा दिया है रिमोट एसुएशन परीक्षण, चौथा दिया है चालक एवं कोरगन का सृजनात्मक परीक्षण, और 5वां हमारा दिया है सृजनात्मक योग्यता का एसी परीक्षण, और 6वां दिया है टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। अगर बात करें मानकीकृत विदेशी परीक्षण में, तो इतने परीक्षण क्या होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं मिनीसोटा का परीक्षण, गिलफोर्ड का रिमोट एसोसिएशन का, चालक एवं कोरगन का सृजनात्मक योग्यता का एसी परीक्षण आता है, फिर टॉरेंस का परीक्षण आता है। इतने परीक्षण जो होते हैं मानकीकृत विदेशी परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे भारत में मानकीकृत परीक्षण। भारत में मानकीकृत परीक्षण कौन कौन से होते हैं, तो पहला देखेंगे क्या, बाकर मेहदी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। पहला क्या देखेंगे, बाकर मेहदी का सृजनात्मक
चिंतन परीक्षण, दूसरा दिया है बीके पासी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, तीसरा दिया है शर्मा बहुविध उत्पादन योग्यता परीक्षण, और चौथा दिया है क्या सक्सेना सृजनात्मक परीक्षण। इतने परीक्षण जो चारों परीक्षण दिए गए हैं भारत में मानकीकृत परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। इससे आपके परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं। बाकर मेहदी, इसके बाद बीके पासी, शर्मा का, इसके बाद बहुविध परीक्षण, फिर क्या है सक्सेना का सृजनात्मक परीक्षण। इतने परीक्षण क्या होते हैं भारत के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत। सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। पहला देखेंगे सूझ का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों के इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता अचानक ही आती है। अगर बात करते हैं सूझ के सिद्धांत में तो इन्होंने क्या बताया है, जो गेस्टाल्टवादी है वो क्या कहें सृजनात्मकता क्या होती है अचानक, सूझ जो होती है अचानक से क्या होती है, किसी बालक में क्या होती है, मस्तिष्क में उसके क्या होती है उत्पन्न होती है। इसके बाद देखते हैं प्रमस्तिष्क गोलाई सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है प्रमस्तिष्क गोलाई सिद्धांत, परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मक व्यक्तियों में दायां गोलाई प्रबल होता है। जो दायां गोलाई भाग होता है वो क्या होता है प्रबल होता है, जबकि तार्किक व्यक्तियों में बायां गोलाई क्या होता है भाग प्रबल होता है। इसको एक बार फिर से देखते हैं हम लोग क्या दिया है प्रमस्तिष्क गोलाई सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता व्यक्ति, अगर सृजनशील व्यक्ति रहेगा तो उसमें क्या रहेगा बायां गोलाई प्रबल होगा, बायां गोलाई जो होगा वो क्या होगा दायां गोलाई प्रबल होगा, सॉरी दायां गोलाई, और जबकि जो तार्किक व्यक्ति होंगे उनमें बायां गोलाई। अगर याद करिएगा सृजनशील जो व्यक्ति होंगे उनमें दायां गोलाई प्रबल होता है, और जो तार्किक व्यक्ति होते हैं उनमें बायां गोलाई जो प्रबल होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ चीजें और दी गई। सृजनात्मकता का मिनीसोटा परीक्षण 1958 में टोरेंस द्वारा दिया गया था। गिलफोर्ड ने इसे प्रचलित किया था। बात करते हैं अगर सृजनात्मकता का मिनीसोटा परीक्षण की तो 1958 में इसे किसने दिया था, टोरेंस ने दिया था। लेकिन प्रचलित किसने किया था अगर बात करेगा तो किसने किया था, गिलफोर्ड ने किया था। आगे देखते हैं इस परीक्षण में शाब्दिक अशाब्दिक व निष्पत्ति परीक्षणों के आधार पर सृजनात्मकता का मापन किया था। बस ये पूछता साथियों कि सृजनात्मकता का जो मिनीसोटा परीक्षण उसमें क्या क्या आते हैं, तो शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण व निष्पत्ति परीक्षण होता है, उसके आधार पर क्या होता है सृजनात्मकता क्या क्या किया जाता है मापन किया जाता है। आगे देखेंगे पासी परीक्षण अर्थात बीके पासी परीक्षण। तो पासी परीक्षण कब आता है 1972 में। पासी ने 6 शाब्दिक परीक्षणों के आधार पर सृजनात्मकता का मापन किया था। कितने परीक्षणों के आधार पर, तो 6 क्या किया था, 6 शाब्दिक परीक्षणों के आधार पर सृजनात्मकता का मापन किया था। तीसरा देखते हैं बाकर मेहदी का परीक्षण। यह कब आता है 1973 में। पासी परीक्षण 1972 में, अगर मिनीसोटा की बात करें 1958 में, पासी 1972 में, और बाकर मेहदी का जो परीक्षण आया था 1973 में। मेहदी ने शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षणों के आधार पर सृजनात्मकता का मापन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा कि मेहदी जो बाकर मेहदी का जो परीक्षण था वो किस पर था, तो उन्होंने क्या किया था शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षणों के आधार पर क्या किया था सृजनात्मकता का मापन किया था। बढ़ते आगे देखते हैं, आगे देखेंगे जो सिद्धांत जो परीक्षण जो दिए गए सिद्धांत उसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या होते हैं, उसको प्रमुख बिंदु को देखते हैं। तो पहला दिया है टॉरेंस ने सृजनात्मकता बालकों के 84 गुण बताए, 84 गुण बताए। टॉरेंस ने सृजनात्मक बालकों में कितने गुण बताए हैं, तो 84 गुण बताए हैं। दूसरा दिया है सृजनात्मकता की ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जनक अगर कौन कहेंगे तो आसवर्न को कहा जाता है। यह परीक्षा में आया भी प्रश्न है, यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जनक अगर कौन है तो वो कौन है, आसवर्न है। बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में आ चुका है, आपकी यूपी टेट में पूछा भी गया है ये। आगे देखते हैं गिलफोर्ड और टॉरेंस ने सृजनात्मकता के निम्नलिखित 4 परीक्षण बताए हैं। गिलफोर्ड और टॉरेंस ने सृजनात्मकता के कितने चरण बताए हैं, तो 4 चरण बताए हैं। पहला दिया है टीन के डिब्बों से परीक्षण। जो इन्होंने परीक्षण किया था, पहला परीक्षण इन्होंने किया था टीन के डिब्बों से परीक्षण। दूसरा है उत्पाद सुधार परीक्षण। दूसरा परीक्षण क्या है, उत्पाद सुधार पर आधारित परीक्षण है। तीसरा है वृत्त परीक्षण, और चौथा है क्या, चित्त निर्माण परीक्षण। इसके अलावा भारत के बीके पासी तथा बाकर मेहदी ने सृजनात्मकता परीक्षण बनाए, जिनमें क्रमशः 6 और 4 परीक्षण आते हैं। हम इसको क्या किया, हम लोगों ने एक एक करके क्लियर कर लिया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा साथियों, आज हम लोगों ने देखा क्या कि पहले देखा मनोलैंगिक विश्लेषणवाद का जो सिद्धांत था, मनोलैंगिक का जो सिद्धांत था उसको हम लोगों ने क्या किया, जो सिगमंड फ्रॉइड का सिद्धांत था उसको क्लियर किया। इसके बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी सृजनात्मकता होती है,
सृजनशील, जिसे हम सृजनात्मकता विकास के नाम से जानते हैं, उसको भी क्या क्या हम लोगों ने क्लियर किया, क्योंकि ऐसे टॉपिकों से हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। हम लोग पूरे टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो उसमें जो जो चीजें पहले अत्यंत महत्वपूर्ण है हम उसको कवर कर रहे हैं साथियों। तो सर्वप्रथम आपसे बस इतना ही कहना, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बंधुओं तो क्या करें, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।